एक दौर वो भी था जब भारतीय नस्ल के लोग दुनिया में गुलामों की तरह देखे जाते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से हजारों लोग बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर दूर देशों में भेजे गए। 19वीं सदी में अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप के छोटे देशों में इन्हें कठिन परिश्रम करने के लिए मजबूर किया गया। वहाँ के मूल निवासियों और अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार किए जाते थे। रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं और साउथ अफ्रीका की सड़कों पर भी चलने की अनुमति नहीं थी जहाँ से अंग्रेज गुजरते थे। क्या आप जानते हैं कि वो शख्स कौन था जिसने साउथ अफ्रीका में इन गुलाम भारतीयों की लड़ाई लड़ी और उनके लिए समानता का आंदोलन शुरू किया? जवाब ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। उस वक्त भारतीयों ने खूब संघर्ष किए और समय भी बदला। ब्रिटिश शासन के पतन के साथ उन्हें स्वतंत्रता मिली, पर भारत से अलग हो चुके इन लोगों ने उन देशों में अपना नया घर बसा लिया। आगे चलकर इन भारतीय मूल के लोगों ने उन देशों में विज्ञान, कला, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में अपना योगदान दिया और एक नई पहचान बनाई। आप सोच रहे होंगे कि इन बातों का कमला हैरिस से क्या संबंध? असल में आज के दौर में भले ही कमला हैरिस और ऋषि सुनक जैसे नेता चर्चा में हो, पर भारतीय मूल के लोगों ने दशकों पहले से ही अपने हुनर का लोहा मनवाया है। आज हम बात करेंगे अमेरिकी भावी राष्ट्रपति कमला हैरिस की दिलचस्प कहानी के बारे में। एक ठंडी जुलाई की शाम थी। मिशिगन में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से माइक पकड़कर भीड़ की ओर देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ में बोले, मैं उसे लाफिंग कमला कहता हूँ। क्या आपने कभी उसे हंसते हुए देखा है? वो पागलों की तरह हंसती है। वो पागल है, झूठी है। ये शब्द सुनते ही भीड़ के बीच हंसी की आवाज़ गूंज उठी। पर क्या वाकई ये हंसी कमला को रोक सकती थी? शायद नहीं। कुछ ही हफ्तों बाद 6 अगस्त को डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुन लिया और अब वो रेस में थी, उसी ट्रंप के खिलाफ जिसने कभी उसे पागल कहकर ठुकराया था। कमला डोनाल्ड हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। उनकी मां श्यामला गोपालन मूलतः तमिल ब्राह्मण थी और जन्म भी भारत में हुआ था। श्यामला गोपालन पर चर्चा करने से पहले उनके ही पिताजी तथा कमला के नाना जी पीवी गोपालन के बारे में भी जान लेते हैं। पीवी गोपालन ब्रिटिश भारत के बहुत ही बड़े अफसर हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अलग राजनेता के रूप में जाम्बिया भेजा था। वहां जाकर उन्हें रिफ्यूजी से जुड़ा सरकारी खाता संभालना था। वे इस काम में इतने माहिर बन गए कि आज़ादी के बाद भी भारत सरकार ने उन्हें जाम्बिया की एम्बेसी का कार्यभार सौंप दिया। उनके कार्यकाल में सबसे बढ़िया काम ये था कि उन्होंने बांग्लादेश से आए शरणागतों का निवारण किया। इसी कार्य के कारण भारत सरकार ने उन्हें श्रम और रोजगार मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी भी नियुक्त कर लिया। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर झलक रही है उसमें पीवी गोपालन अपनी पोती कमला के साथ दिख रहे हैं। 1911 में जन्मे पीवी गोपालन की मृत्यु 1998 में हुई थी। उन्हीं के बदौलत कमला हैरिस को भारतीय संस्कृति से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब उन्हीं की बेटी श्यामला पर लौट आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मानवीय अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति उन्हें पिता से ही मिली हुई थी। आगे चलकर इसी जिद ने उन्हें अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित महिला बना दिया। लेकिन श्यामला की कहानी में अनेकों मोड़ थे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि श्यामला सिर्फ पढ़ने के लिए अमेरिका आई हुई थी। तब उनकी उम्र महज 19 साल थी। उन्होंने तो ये भी सोचा नहीं था कि वो अमेरिका जाकर मानवीय अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री लेने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एंडोक्राइनोलॉजी में मास्टर करने के लिए आवेदन भेजा और तुरंत ही उन्हें यूनिवर्सिटी से निमंत्रण मिल गया। वो साल था 1958 और उम्र थी 19। अमेरिका पहुंचते ही उन्हें अमानवीय चीज़ें दिख गईं। गोरे लोग बिना किसी वजह के काले लोगों को परेशान करते थे। उन्हें मानवीय अधिकारों से वंचित रखा जाता था। ऐसे में पढ़ाई लिखाई जारी रखते हुए श्यामला इस आंदोलन में कूद गई और उन्हें जमैकन मूल के एक नौजवान से प्यार हो गया। उस नौजवान का नाम था डोनाल्ड हैरिस। किस्मत से दोनों ही भूरे रंग के थे और दोनों ने मिलकर इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
साल 1963 में श्यामला और डोनाल्ड की शादी हुई और 1964 में कमला का जन्म हुआ। कमला अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती हैं कि बचपन के दिनों में उनकी मां उन्हें गोद में उठाकर जन आंदोलन में सहभाग लेती थीं। साथ में उनके पिता डोनाल्ड भी होते थे। श्यामला और डोनाल्ड की शादीशुदा जिंदगी बहुत आसानी से बीत रही थी, लेकिन कुछ साल के बाद वे एक दूसरे से खफा रहने लगे। 1967 में दूसरी बेटी माया का जन्म होने के बाद तो उनके रिश्ते में दरार आ गई और 1971 में दोनों अलग हो गए। दोनों बेटियों की कस्टडी के लिए डोनाल्ड ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन कोर्ट ने उनका रंग देखकर अपना फैसला सुनाया। डोनाल्ड अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उस वक्त माना जाता था कि काले रंग का तलाकशुदा आदमी अपने बच्चों की परवरिश करने लायक नहीं होता। खैर, कमला और माया की कस्टडी श्यामला को मिल तो गई, लेकिन बाद के दिनों में भी डोनाल्ड अपने बेटियों से जुड़े रहे। अगर उन दोनों का तलाक नहीं होता तो शायद कमला और माया को भारतीय संस्कृति से जुड़ने का सौभाग्य नहीं मिलता। असल में अलग होने के बाद श्यामला ने कमला और माया को हिंदू धर्म से जोड़ लिया। खुद कमला ने भी इस बात के बारे में अपनी किताब में बहुत कुछ लिखा है। वो लिखती हैं कि वो चर्च के साथ मंदिर भी जाती हैं। यहाँ तक जब कमला ने अपना पहला चुनाव लड़ा तब भी इस बात को कबूल कर लिया था कि वो हिंदू धर्म में विश्वास रखती हैं। श्यामला जानती थी कि वो 2 अश्वेत बेटियों की मां है। वो चाहती तो भारत में बसकर इन बातों से छुटकारा पा सकती थी, लेकिन उन्होंने दोनों बेटियों को मानवीय अधिकारों के लिए लड़ने के काबिल बनाया। खुद कमला 5 साल की थी तब उन्हें पहली बार रंग भेद का सामना करना पड़ा। दरअसल उस वक्त काली त्वचा वालों के लिए अलग स्कूल होते थे। दरअसल 1954 में ही इस प्रथा के खिलाफ अमेरिकी सरकार ने कानून बनाए हुए थे, लेकिन गोरे रंग वाले लोगों ने आंदोलन के जरिए इस अमानवीय प्रथा को जारी रखा। आखिरकार अमेरिकी सरकार ने फैसला लिया कि गोरे और काले बच्चे एक साथ एक बस में स्कूल जाएंगे। यहाँ आप समझ सकते हो कि गोरे बच्चों के साथ सफर करते हुए कमला और बाकी बच्चों के साथ क्या क्या हुआ होगा। ये बात बहुत ही दुखद है। बहुत ही अजीब बात है कि दुनिया भारत के जाति व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती है, लेकिन वे अपने दामन का दाग भूल जाते हैं। खैर, कमला का पूरा जीवन इसी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाते हुए बीतने लगा। कुछ साल उन्होंने कनाडा में भी बिताए। वहीं के एक यूनिवर्सिटी में उनकी मां श्यामला पढ़ाने का काम करती थी, लेकिन कमला कहती हैं कि कनाडा उन्हें कभी रास नहीं आया। यहाँ उनकी टीनेज का समय बीता। उनकी ही एक दोस्त वेंडा कगान बताती हैं कि कमला बचपन के दिनों से साहसी लड़की थी। उनकी पर्सनैलिटी इतनी रौबदार थी कि वो स्कूल में सबसे अलग दिखती थी। एक बार वेंडा ने कमला को बताया कि उसका सौतेला पिता उसका यौन शोषण करता है। ये सुनते ही कमला ने वेंडा को अपने घर बुला लिया और वहीं रखा। कमला की माँ और बहन माया ने भी उसकी मदद की। लगभग 5 साल कनाडा में बिताने के बाद कमला अमेरिका लौट आई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचते ही कमला ने अश्वेत लोगों के लिए प्रदर्शन किए। इसी के चलते उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डिबेट क्लब में जगह मिली। 1983 में कमला हैरिस स्टूडेंट न्यूज़पेपर के एडिटर को निकाले जाने के खिलाफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के बाहर धरने पर बैठ गई थी। यहीं से उनमें राजनीति और पब्लिक लाइफ जीने को लेकर समझ पैदा हुई। हार्वर्ड से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन के बाद कमला ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1979 में कानून की पढ़ाई पूरी की। सही मायने में 1990 में करियर शुरू करने वाली कमला का राजनीति सफ़र हार्वर्ड से ही शुरू हो चुका था और 1994 को वो कहानी शुरू हुई जिसको लेकर उनके आलोचक आज भी हमला करते हैं। असल में 1994 को उनकी मुलाकात 60 साल के विली ब्राउन से हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन दोनों ने 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया और ये बात वाकई में चौंकाने वाली है, क्योंकि उस वक्त विली एक सरकारी अधिकारी थे। कमला के ही आलोचक दावा करते हैं कि विली के कारण कमला अमेरिकी पॉलिटिक्स में शामिल हुई और एक साथ 2 पदों पर विराजमान हो गई। असल में आप कमला के करियर पर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि साल 1990 में ही उन्हें कैलिफोर्निया के अल्मीड़ा इलाके में डिप्टी अटॉर्नी का पद मिल चुका था।
और विली तो साल 1994 में उनके जीवन में आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त कमला मात्र 30 साल की थी। इस रिश्ते को लेकर आलोचकों ने उन्हें कोर्ट में भी खड़ा किया, लेकिन इतना होते हुए भी कमला कैलिफोर्निया की एशियाई मूल की पहली अटॉर्नी बन गई। 2001 का साल लगने के बाद उनके जीवन में मॉन्टेल विलियम्स आ गए। आपको बता दूं कि मॉन्टेल भी तलाकशुदा थे, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया और 2013 में उनके जीवन में डगलस एमहॉफ आ गए। चौंकाने वाली बात यह भी है कि वे भी तलाकशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। 1 साल डेट करने के बाद कमला ने उनसे शादी कर ली और दोनों बच्चों को गोद ले लिया। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि हमने 1994 से लेकर 2014 तक की कहानी को चंद शब्दों में लपेट लिया है। अगर आप कमला के राजनीतिक जीवन पर नज़र डालोगे तो पता चलेगा कि कमला 2010 में कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल पद पर विराजमान होने वाली पहली एशियाई महिला थी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने रंग भेद परंपरा को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। उनके इसी प्रयास से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें बड़े से बड़े पद के लिए भर भर कर वोट दिया, लेकिन इतने कम समय में सफलता के तारे तोड़ते हुए उन्हें पर्सनल जीवन को लेकर बहुत सारा कटाक्ष सहना पड़ा। रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने 2021 में कमला का नाम लिए बिना कहा था, देश बिना बच्चों वाली कैट लेडी चला रही है। जिनके अपने बच्चे तक नहीं है, जिनकी अपनी पर्सनल जिंदगी ठीक नहीं है, वो देश को खराब कर रही है। वकालत से शुरू हुआ उनका सफ़र ऑर्टनी तक पहुंचा, फिर यहाँ से वो सीनेट तक पहुंच गई। आपको बता दूं कि अमेरिकी राज्यसभा को सीनेट कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमला एक सफल वकील थी, इसलिए वो अपने जीवन में इतनी आगे पहुंच पाई। असल में उनकी माँ श्यामला नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी वकालत करे, लेकिन कमला जानती थी कि अमेरिकी संसद तक पहुंचने का एकमात्र जरिया सिर्फ वकालत है। अमेरिका के लगभग सारे के सारे सांसद और पूर्व राष्ट्रपति वकील ही थे। कमला के विचार हमेशा से निराले थे। वकालत करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, बल्कि उन्होंने ऐसे ऐसे विचार रखे जिससे अपराध काबू में आ जाए। आम जनता को उनके इसी विचारों ने प्रभावित किया। इसके कारण उन्हें 2010 में अटॉर्नी जनरल का पद मिला था। इसी पद पर काम करते हुए उन्होंने बैक ऑन ट्रैक प्रोग्राम शुरू कराया था, जिसके तहत छोटे अपराध करने वाले लोगों को स्कूल एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग दिलाई गई ताकि वे अपराध छोड़कर साधारण जिंदगी जी सके। कमला ने उन पेरेंट्स को सजा दिलाने पर भी फोकस किया जो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं भेज रहे थे। इस प्रकार के कार्य करते हुए वो दौर आ ही गया जब 2017 में कमला हैरिस ने सांसद बनने के लिए पहली बार बड़े स्तर पर चुनाव लड़ा और कैलिफोर्निया की जनता ने उन्हें बड़ी मात्रा में वोट देकर जितवा भी दिया। फिर क्या था, कमला अमेरिकी संसद में बैठने वाली दूसरी अश्वेत महिला बन गई और मात्र 2 साल में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए दावेदारी ठोक दी। हालांकि 2021 में उन्हें राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन उपराष्ट्रपति बनकर उन्होंने पूरी दुनिया को हक्का बक्का कर दिया। कमला हैरिस की शख्सियत इतनी प्रभावशाली है कि 2024 के नवंबर महीने में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ कमला हैरिस को विजेता के तौर पर देखा जा रहा है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कमला अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं।